नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साल 2012-13 का आम बजट पेश, टैक्स अदायगी के इस्तिस्ना की हद में इजाफा। सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में हुआ इजाफा, फ्रिज, एयर कंडीशन, फिजाई सफर, गाड़ियां और सिगरेट होंगे महंगे। वजीर आजम और कांग्रेसी कायदीन ने किया बजट का खैर मकदम, बजट अवाम पर बोझ, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। रियासती असेंबली में मुतनाज़ा 26 जियोस पर तातुल बरकरार, कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों को खत दिए जाने के लिए सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल, चीफ मिनिस्टर की सोनिया गांधी से आज मुलाकात। और अकबरुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले के मुल्जिमीन की जमानत पर नजरसानी करने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। मरकजी वजीर खजाना पनम मुखर्जी ने आज साल 2012-13 का आम बजट पेश किया। बजट में टैक्स इस्तिस्ना की हद को 2 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि सीनियर शहरियों के इस्तिस्ना की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। साल 2012-13 के बजट में सर्विस टैक्स में 10-12% का इजाफा किया गया है। एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफा कर दिया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक अशिया जैसे एयर कंडीशन और फ्रिज की कीमतों में इजाफा होगा, जबकि तिलाई जेवरात, मोबाइल टेलीफोन बिल्स, पान मसाला और सिगरेट भी महंगे हो जाएंगे। बजट पेश करने के दौरान पनम मुखर्जी ने जिन कीमतों में कमी का इशारा दिया है, उनमें फिल्मी सनत के लिए राहत फराहम की गई है, जबकि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी होगी। कोयला और कुदरती गैस की कीमतों में कमी का इशारा दिया गया है। LCDs और LED टीवी की कीमतों में कमी वाक़ होगी। अपनी बजट तकरीर में पनम मुखर्जी ने गैर मामूली इस्लाहात का भी ऐलान किया। टैक्स अदायगी से मुतालिक पनम मुखर्जी ने बताया कि सालाना 2 लाख रुपए तक आमदनी वाले टैक्स अदायगी से इस्तिस्ना रहेंगे, जबकि 2 लाख था 5 लाख रुपए आमदनी वालों को 10%, 5 लाख था 10 लाख सालाना आमदनी वालों को 20% और 10 लाख से ज़ायद आमदनी वालों को 30% टैक्स अदा करना पड़ेगा। पनम मुखर्जी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ज़राई शोबे में बेहतरी आएगी और इफरात ज़र पर चैलेंजेस के बावजूद काबू पाया जाएगा। पनम मुखर्जी ने रिटेल शोबे में बैरूनी राज सरमाकारी के मसले पर कहा कि इस सिलसिले में इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वजारत दिफा के बजट में 17% का इजाफा किया गया है। पनम मुखर्जी ने कहा कि उनका बजट मुल्क की माशी सूरत हाल को मामूल पर लाएगा। साल 2012-13 का तखमीना बजट 14,90,925 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से 5,21,025 करोड़ मनसूबा जाती और 9,69,900 करोड़ गैर मनसूबा जाती रहेंगे। पनम मुखर्जी ने बताया कि डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसे साल 2010 में पेश किया गया था, उस पर 1 अप्रैल 2012 से अमलावरी होगी। पनम मुखर्जी ने अमकना शोबे का जिक्र करते हुए कहा कि देही इम्कना फंड्स के लिए 3,000 था 4,000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे। वजीर खजाना ने बताया कि शोबे ज़राअत हुकूमत की पहली तरजीह रहेगी और ज़राअत के बजट में 18% का इजाफा किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी मदारिस में मिड डे मील स्कीम के बजट में भी इजाफा किया गया है। तालीम के शोबे से मुतालिक पनम मुखर्जी ने कहा कि हुकूमत तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और सर्व शिक्षा अभियान के तहत हक़ तालीम कानून पर मौसर अमलावरी के लिए फराहम किए गए बजट में 21% का इजाफा किया गया है। शोबे सेहत के बजट में भी इजाफा करने का पनम मुखर्जी ने ऐलान किया। पनम मुखर्जी ने बताया कि हैदराबाद में आचार्य NG रंगा यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। आधार कार्ड से मुतालिक पनम मुखर्जी ने बताया कि 14 करोड़ नामों का इंदराज हो चुका है और अप्रैल से मजीद नामों का इंदराज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कालेधन के मसले से निपटने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। Currently attract excise duty depending on their engine capacity and length. In keeping with the increase proposed in the standard rate, I propose to enhance the duty from 22%. Will implement common PAN-based registration, returns filing
and payments processing for all states on a shared platform. The use of PAN as a common identifier in both direct and indirect taxes will enhance transparency and check tax evasion. I solicit the support of all my colleagues cutting across party lines for an early passage of these landmark legislations. Total expenditure for 2012-13 is budgeted at rupees 14,90,925 crore. Of these, the planned expenditure for 2012-13 is 5,21,025 crore, which is 18% higher than the budget estimates for 2011-12. The non-planned expenditure for 2012-13 is budgeted at rupees 9,69,900 crore, which is 8.7% higher than the revised estimates for 2011-12 and 18.8% higher than budgeted estimates for 2011-12. This increase is mainly on account of the higher provisions for major subsidies. While making adequate provisions for funding the desirable subsidies as indicated earlier, I am determined to contain the increasing subsidy burden through measures including improved targeting. Due to the slower economic growth, direct tax collection fell short of by rupees 32,000 crore of the budget estimates. वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट की सितारिश की है। बजट के बाद तबसरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट में तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अहम और सख्त फैसले लेने के दौरान हलीफ जमातों को भी शामिल किया जाएगा। उधर कांग्रेस ने आम बजट को बेहतर बजट करार देते हुए बजट का खैर मकदम किया है। मरकजी वज़रा पी चिदम्बरम, ए.के. एंटोनी, सुल्तान अहमद और कपिल सिब्बल ने सख्त माशी हालात के दौरान भी प्रणब मुखर्जी के बजट को बेहतर बजट करार दिया। चिदम्बरम ने कहा कि मुश्किल साल के अख्ताम के बाद प्रणब मुखर्जी ने बेहतर माली साल की बुनियाद रखी है। उन्होंने कहा कि हमें प्रणब मुखर्जी के इस बजट की सितारिश करनी चाहिए। मरकजी वज़ीर दिफा ए.के. एंटोनी ने कहा कि उन्हें वज़ारत दिफा के लिए मज़ीद फंड्स की उम्मीद थी, लेकिन मजमूई तौर पर यह एक बेहतरीन बजट है और प्रणब मुखर्जी ने उन्हें इस बात का तयक़ुन दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वज़ारत दिफा को मुमकिना मदद फराहम की जाएगी। मरकजी वज़ीर मवासलात कपिल सिब्बल ने कहा कि मुश्किल साल के दौरान भी प्रणब मुखर्जी ने बेहतर बजट पेश किया है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर सियाहत सुल्तान अहमद ने बजट पर तबसरा करते हुए मुख्तसर जवाब दिया, नाखुशी नाकम। उधर अपोजिशन जमातों ने बजट को मुखालिफ अवाम करार दिया है। बीजेपी और बाबाजू की जमातों ने बजट को आम आदमी पर बोझ करार दिया। बीजेपी कायदीन अनंत कुमार और शाहनवाज हुसैन ने बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि इस बजट से आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलेगी और आम आदमी के एतमाद के साथ धोखा किया गया है। बाबाजू के कायदीन गुरुदास दास गुप्ता और सीताराम येचूरी ने बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि यह गैर मकसदी और दफ्तरी बजट है, इससे सिर्फ आम आदमी पर बोझ पड़ेगा। अब नजर डालते हैं इलाकाई खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले में मुलविस मुलजिमीन को जमानत दिए जाने के फैसले पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को नजरसानी की हिदायत दी है। रियासती हुकूमत ने अकबरुद्दीन ओवैसी पर किए गए कातिलाना हमले में मुलविस मुलजिमीन को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जानिब से जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी दरख्वास्त में बताया था कि रुकन असम्बली पर हमले के मुलजिमीन जमानत पर रिहाई के दौरान गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने आम बजट को अवाम के साथ धोखा करार दिया है। आम बजट पर तबसरा करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सर्विस टैक्स में 10-15% का इजाफा करते हुए अवाम पर बोझ आयद किया गया है। चंद्रबाबू नायडू ने बजट में किसानों के मफादात को नजरअंदाज किए जाने का भी मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया। रियासती असम्बली में आज भी 26 मुतनाज़ा जियोस को ऐवान में पेश करने के मुतालबे पर अपोजिशन का हंगामा जारी रहा। अपोजिशन के एहतजाज के बाद असम्बली की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मुतनाज़ा 26 जियोस को ऐवान में पेश करने का मुतालबा करते हुए अपोजिशन अरकान हुकूमत के खिलाफ सफारा देखे गए। जुमे को भी असम्बली इजलास की कार्रवाई शोरगुल की नजर हो गई, जिस पर डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास के आगाज के साथ ही अपोजिशन का एहतजाज शुरू हो गया,
जिस पर रियासती वजीर उमूर मुकर्रना जी श्रीधर बाबू ने कहा कि अपोजिशन गैर जरूरी मुतालबा कर रही है, जबकि उन 26 जियोस की सीबीआई तहकीकात जारी हैं, लेकिन अपोजिशन मुतवाजी तहकीकात का मुतालबा कर रही है जो कि नामुनासिब है। जिस पर तेलुगु देशम के रुकन असम्बली अशोक गजपति राजू ने कहा कि पार्लियामेंट में भी 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के दौरान ऐवान में इस पर मुबाहस हुए थे और हाल ही में रियासती असम्बली में भी शराब सिंडिकेट मुतालबे पर एसीबी तहकीकात के दौरान मुबाहस किए गए थे। लिहाजा तेलुगु देशम उन 26 जियोस को ऐवान में पेश करने का मुतालबा कर रही है। इस मौके पर सीपीएम के जे रंगारेड्डी ने रास्त स्पीकर को निशाना बनाते हुए कहा कि कुर्सी सदारत को हिदायत देने के इख्तियारात होने के बावजूद खामोश रहना स्पीकर के ओहदे की नेकनामी को मुतासिर करता है। जिस पर स्पीकर ने बरहम होते हुए कहा कि उस अल्फाज को वापस लें। स्पीकर ने कहा कि इस मामले की एकसोई और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मुमकिना कोशिशें की जा रही हैं। इस मौके पर बीजेपी के रुकन असम्बली लक्ष्मी नारायणा और सीपीआई के जी मल्लेश ने भी 26 मुतनाज़ा जियोस को ऐवान में पेश करने का मुतालबा किया, जबकि लोक सत्ता पार्टी के जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हुकूमत को जवाबी इल्जाम तराशियों के बजाय ऐवान में जो मुतालबा किया जा रहा है उसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने उमूर मुकर्रना के वजीर श्रीधर बाबू की जानिब से जियोस की तफसीलात को आरटीआई से हासिल करने के मशवरे को अफसोसनाक करार दिया। बाद में हुकूमत की तरफ से रियासती वजीर धर्मनाथ प्रसाद राव ने जवाब देते हुए कहा कि अपोजिशन जो मुतालबा कर रही है इस सिलसिले में सीबीआई की जानिब से चार्जशीट दाखिल करना बाकी है। अगरचे हुकूमत इन जियोस को ऐवान में रखती है तो उस पर मुबाहस के बाद जो तस्वीर सामने आएगी उसका रास्त असर सीबीआई तहकीकात पर पड़ सकता है। लिहाजा सीबीआई की तहकीकात के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उस पर हुकूमत बराबर कार्रवाई करेगी। धर्मनाथ प्रसाद राव ने कहा कि उन 26 जियोस की तहकीकात के दौरान हुकूमत सीबीआई के साथ मुकम्मल ताउन करती आ रही है। इसके बावजूद भी तेलुगु देशम अरकान बिलखुसूस अशोक गजपति राजू बार बार इल्जाम साबित होने से कबल ही वज़रा को दागदार कह रहे हैं जो कि नामुनासिब है। ఆయన లేకపోవడం వల్ల డిప్యూటీ లీడర్గా అశోక్ గజపతిరాజు గారు మాట్లాడుతున్నారు। 3 సార్లు కూడా వారు అన్నప్పుడు నేను చూశాను, మీ రికార్డు నుంచి తొలగించమని కూడా మా నుంచి విజ్ఞప్తి చేశాం। కలంకిత మంత్రులు, అవినీతి మంత్రులు, నేను అశోక్ గజపతిరాజు లాంటి వారి దగ్గర నుంచి అలాంటి మాటలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు। ఒక ప్రధానమైనటువంటి ప్రతిపక్షం ఒక ఆరోపణ చేసినప్పుడు ఎంత ఎంత తీవ్రత ఉండాలి? ఒక మంత్రి అవినీతి చేశాడనే ఆరోపణ చాలా చాలా పెద్ద ఆరోపణ। ఆ ఆరోపణకి ఏ ఆధారంతో మీరు అన్నారు? మీరు చెప్పగలరా? ఏ కోర్టు అయినా భావించిందా? లేదు దేశంలో ఉండేటువంటి హైయెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఒక షార్ట్ షీట్ నమోదు చేసిందా? మీరు చెప్పండి। ఇన్ని సంవత్సరాలుగా శాసనసభలో ఉన్నారు, ఒక వ్యక్తిని లేదు ఒక ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి మంత్రిని ఆ ప్రభుత్వాన్ని కించపరచడానికి మాట్లాడే పెద్ద మాట ఇది। ఇలాంటి మాటను మీరు ఉపయోగించడం అనేది మీ సంస్కారానికి కూడా ఇది మంచిది కాదని మనం చేస్తున్నా। ఇన్ని సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత మీలాంటి వారు ఇలా మాట్లాడతారని అనుకోలేదు। మొదటిసారి। రెండో అధ్యక్ష, జీవోలు దీంట్లో పెట్టమంటున్నారు, డిమాండ్ చేయడంలో తప్పులేదు, నేను పూర్తిగా వారితో ఏకీభిస్తాను। జయప్రకాష్ నారాయణ గారు చెప్పినటువంటి మాటలతో నేను ఏకీభిస్తాను। అందరినీ సహకరించమని కోరుతున్నాను। అవుట్కమ్ రానివ్వండి, అవసరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడంలో ప్రభుత్వం మీ సలహాలు కూడా తీసుకుంటుంది, అవసరమైతే తగిన చర్యలు తీసుకొని ఇట్లాంటివి సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందని ఈ సందర్భం మనం చేస్తున్నాం। वजीर धर्मनाथ प्रसाद के जवाब के बाद तेलुगु देशम रुकन असम्बली पी केशव ने कहा कि तेलुगु देशम इस मामले पर 5 साल तक असम्बली में जिदोजहद के बाद हाईकोर्ट से रुजू हुई है और अब ये वज़रा अपने आप को साफ सुथरे कैसे कहते हैं? अगर ये साफ सुथरे हैं तो उन्हें सरकारी गवाह बन जाना चाहिए, वरना तेलुगु देशम उनको दागदार ही कहेगी। మేము అడిగేది ఒకటే సార్, వాళ్ళ సభ్యుల్ని కూర్చోబెట్టుకోలేని మంత్రులు ఇతరులకు మీతో చెప్పొద్దండి సార్। సార్ మీరు ఎందుకు ఎస్ సార్ సార్ వాళ్ళు నీతులు చెప్పినప్పుడు మాకు నీతులు చెప్పొద్దండి। సభ మీద కంట్రోల్ లేని మంత్రులు, బలహీనమైన నాయకత్వం ఉంది సార్ వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సార్। ఈ రాష్ట్రంలో ఎంక్వైరీ సిబిఐకి ఆర్డర్ వేస్తే సిబిఐ ఇప్పటికీ 75 రోజులుగా విచారణ సాగించి A2, A3, A5, A7 ముద్దాయిల్ని అరెస్ట్ చేసింది। అంటే ప్రాథమికంగా తప్పు జరిగింది, దోపిడీ జరిగింది, ఈ రాష్ట్రంలో దొంగలు పడ్డారు అన్నది నిర్ధారించబడింది। నిర్ధారించబడిన తర్వాత
దొంగ సొమ్ము ఎక్కడుందో కూడా దాదాపు తేల్చి చెప్పారు. ఇక తేల్చాల్సింది దొంగతనంలో భాగస్వామ్యం వేసింది ఎవరు, కన్నాలు వేసింది ఎవరు, మూటలు వేసింది ఎవరు, మూటలు మోసింది ఎవరు అనేటువంటి ప్రొసీజర్ తేలాలి. ఇంకా మంత్రులు మేము పరమపవిత్రులు అని చెప్పుకుంటే తప్పు అవుతుంది సార్. నేను వాళ్ళని డైరెక్ట్ గా కాదు సార్, వాళ్ళు ఒక మాట అన్నారు, తెరవెనుక ఏం జరిగిందో మాకు తెలియదు. నిజంగా వారు చెప్పేది నిజమైతే, వాళ్ళు దోపిడీ చేయకపోతే వాళ్ళు ఇవాళ అప్రూవర్స్ గా మాట్లాడి ఇదిగో మేము ఈ ఫేర్నెస్ తో పెట్టాం, దీని వెనకాల జరిగిందనేటువంటిది ఇప్పుడు ప్రజల ముందుకు వచ్చింది. इसके बाद तेलुगुदेशम अरकान के एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा हो गई, जिस पर स्पीकर एन मनोहर ने कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। बाद में जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर ने तमाम सवालात को मुलतवी करते हुए अपोजिशन के शोरगुल के दौरान 3 तरमीमी बिलों को मुतारिफ करवाया, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कांग्रेस और तेलुगुदेशम की मजबूत क़यादत को लेकर तेलुगुदेशम के पी केशव और रियासती वजीर उमूर मुकर्रना श्रीधर बाबू के दरमियान असम्बली में नोक-झोंक देखी गई। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने ऐवान में तेलुगुदेशम के मुसलसल शोरगुल पर कहा कि तेलुगुदेशम में मजबूत क़यादत का फुक़दान है और तेलुगुदेशम को मजबूत क़यादत की तरबियत कांग्रेस से लेनी चाहिए। जिस पर तेलुगुदेशम के पी केशव ने कहा कि हमको घर में इटालियन और बाहर बटालियन जैसी क़यादत की ज़रूरत नहीं है। पी केशव का कहना था कि हमारी क़यादत मुस्तहकम है, जिस पर श्रीधर बाबू ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि इन अल्फाज को रिकॉर्ड से हज़फ कर दिया जाए। उन्होंने पी केशव को मुखातिब होते हुए कहा कि आप जो मुस्तहकम क़यादत की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपको 2 बार अपोजिशन में बैठना पड़ा और मुस्तकबिल में आपकी जमात 10 का हिस्सा भी पार नहीं कर पाएगी। కామెంట్ చేయడం కరెక్ట్ సార్, రిజల్ట్ మీ సార్ పదే పదే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వాన్ని కామెంట్ చేయడం సరైనది కాదు. వీళ్ళు ఇంట్లో ఇటాలియన్ ని పెట్టుకుని బయట బెటాలియన్ లేని తిరగలేని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సార్. వీళ్ళు ఇవాళ ధర్మాన ప్రసాద్ అడుగుతున్నా బెటాలియన్ లేకుండా జిల్లాలో తిరగలుగుతున్నారా అని. సార్ ఇప్పుడు సభలో లేని వ్యక్తి గురించి, సభలో సభ్యత్వం లేని వ్యక్తి మా నాయకురాల గురించి మాట్లాడాడు. రికార్డ్స్ నుంచి తొలగించాలి. తప్పకుండా చెప్తామని అధ్యక్ష, ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉన్న లీడరు ఈ భారతదేశంలో ఉన్నది మా నాయకత్వం పైన. ఎప్పుడు కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవకాశం వచ్చినా ఈ రోజు ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రజాసేవ చేయాలని మా నాయకత్వం నిలబడి ఈ రోజు ఆ నాయకత్వం పరంగా ఈ రోజు దేశాన్ని నడిపిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అంత స్ట్రాంగ్ నాయకత్వాన్ని ఆ విధంగా మాట్లాడటం వారి విఘ్నతగా వదిలిపెడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. రెండోది మా సభ్యుల ఆవేదన అధ్యక్ష, క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నాయి, కరువు ఉన్నది, పవర్ విషయంలో వ్యవసాయం విషయంలో మాట్లాడాలని మా సభ్యులు కోరుతా ఉంటే कांग्रेस के वफादार और बागी अरकान की वजह से ऐवान का वक्त ज़ाय हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए सीपीआई के जी मल्लेश ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 26 मुतनाज़ा जियोस के जरिए जहां जगन को फंसाने की कोशिश की गई थी, हुकूमत खुद अब उस जाल में फंस चुकी है। जी मल्लेश ने कहा कि हुकूमत को इस सिलसिले में अपोजिशन के मुतालबे पर वाज़ेह जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई मसाइल हैं जिनको वक्फ़े सिफर के दौरान उठाया जा सकता है, लेकिन असम्बली की हालत ही सिफर हो चुकी है। उधर सीपीएम के रुकन असेंबली जे रंगारेड्डी ने सवाल किया कि हम असेंबली क्यों आए हैं। मीडिया से बात करते हुए जे रंगारेड्डी ने कहा कि हुकूमत की तारीफ के लिए तो माइक फराहम किया जाता है, जब अपोजिशन किस मसले पर मुखालिफत करती है तो माइक काट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जब स्पीकर से नुमाइंदगी की जाती है तो वो भी अपोजिशन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। रंगारेड्डी ने कहा कि अगर ऐसे हालात बरकरार रहें तो अपोजिशन का असेंबली में आना ही बंद हो जाएगा। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि उन्हें सबको बराबर का मौका फराहम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने के लिए दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मियां जारी हैं। सदर पीसीसी 20 सत्यनारायण के बाद चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी भी दिल्ली पहुंच गए हैं और आज शाम वो सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। जराये के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से राज्यसभा के 22 उम्मीदवारों के ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त पार्टी आलाकमान के हवाले कर दी गई है। पता चला है कि कांग्रेस आलाकमान इस बार नए चेहरों को मौका देने के हक में है। मौजूदा अरकान दासरी नारायण राव और केशव राव को मायूसी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि चिरंजीवी और रेणुका चौधरी का उम्मीदवार बनना यकीनी दिखाई देता है। शब्बीर अली और सुरेश रेड्डी के भी इम्कानात पाए जाते हैं।
उधर तेलुगु देशम की जानिब से सी रमेश के नाम को खत दिए जाने की इत्तला मिली है, जबकि मैसूरा रेड्डी, वाई रामाकृष्णुडू के अलावा देवेंद्र गौड़ भी उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल हैं। इमार प्रॉपर्टी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार सीनियर आईएएस ओहदेदार बीपी आचार्य को सीबीआई की खुसूसी अदालत ने आज जमानत दे दी है। अदालत ने 25,000 रुपए के शख्सी मचलके पर बीपी आचार्य को जमानत दी है। अदालत ने स्कैम की एक और मुलजिमा श्रीलक्ष्मी की दरखास्त जमानत पर फैसला पीर तक के लिए महफूज कर दिया है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान में नाटो फौज के खिलाफ सरगर्म तालिबान की जानिब से अमेरिका के साथ बातचीत के अमल को मुअत्तल करने के ऐलान के बाद अमेरिका ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में मुफाहमत के अमल के लिए पुरअज़्म है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जे कार्नी ने कहा कि अफगानिस्तान में जारी लड़ाई का हल सियासी कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने तालिबान की जानिब से बार बार अमरीकी मौक़िफ़ बदले जाने की तरदीद की। वाज़ेह रहे कि तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका के साथ एक वेबसाइट पर मुज़ाकरात के अमल को मुअत्तल करने का ऐलान किया था। तालिबान के तर्जुमान ने अपने बयान में मुज़ाकरात के अमल को मुअत्तल करने की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद करते हुए कहा था कि तालिबान की इस्लामी इमारात जहां वाज़ेह तौर पर कहना चाहती है कि मुज़ाकरात में अहम रुकावट अमेरिका है। तालिबान के तर्जुमान ने यह भी कहा था कि तालिबान इस वक्त तक अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू नहीं करेंगे जब तक कि वो वक्त ज़ाय करने के बजाय किए गए वादों को पूरा नहीं करेगा। शाम में शहरियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की जा रही पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ बतौर एहतजाज तमाम खलीजी रियासतों ने शाम में अपने सिफारत खाने बंद करने का ऐलान कर दिया है। रियाज में खलीज टाउन कौंसिल के सरबराह अब्दुल लतीफ़ अल ज़यानी ने बताया कि तमाम खलीजी रियासतों ने गुज़िश्ता एक साल से मुज़ाहिरीन के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का एक साल मुकम्मल होने पर दमिश्क में अपने सिफारत खाने बंद करने का फैसला किया है। इन ममालिक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब और बहरीन ने पहले ही अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान किया था। इस दौरान शाम में सदर बशर अल असद और उनकी अहलिया अस्मा के ज़ाती ईमेल अकाउंट से मुताल्लिक़ कई अहम मालूमात पता चली हैं, जिसमें बशर अल असद की अहलिया अस्मा ने खलीजी ममालिक की अहम शख्सियतों के साथ रब्ता करते हुए शाम के हालात पर तबादला ख्याल किया था। अरबी न्यूज़ चैनल अल अरबिया अल हज को ये तफसीलात हासिल हुई हैं और मरहलावारी तौर पर उसे नशर भी किया जा रहा है। जुमेरात की रात भी उसे नशर किया गया था और आज भी उसके कुछ हिस्से नशर किए जा सकते हैं। पता चला है कि ईमेल में बशर अल असद की अहलिया ने खलीजी ममालिक की अहम शख्सियतों को अपने ईमेल्स में शाम के सियासी सूरत हाल पर बहस करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की अदम मौजूदगी का यकीन दिलाया था। पता चला है कि खलीजी ममालिक की अहम शख्सियतों ने अस्मा असद को भेजे गए जवाबी ईमेल्स में उन्हें पनाह देने की भी पेशकश की थी। अल अरबिया ने यह भी इंकशाफ किया है कि अस्मा असद ने तुर्की की खातून अव्वल को अपना ईमेल आईडी फराहम करने से इनकार कर दिया था। इस दौरान शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मजीद कई इलाकों में हलाकतों की खबरें मिली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की क़ियादत में मुतासरीन को मदद पहुँचाने के लिए एक इंसानी कमीशन आज मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहा है। जुम्मे के मौके पर शाम के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर सदर बशर अल असद के खिलाफ एहतजाज की खबरें भी मिली हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। साल 2012-13 का आम बजट पेश, टैक्स अदायगी के इस्तिस्ना की हद में इजाफा। सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में हुआ इजाफा, फ्रिज, एयर कंडीशन, फिजाई सफर, गाड़ियां और सिगरेट होंगे महंगे। वज़ीर-ए-आज़म और कांग्रेसी कायदीन ने बजट का किया खैर मकदम, बजट अवाम पर बोझ, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। रियासती असम्बली में मुतनाज़ा 26 जियोस पर तातुल बरकरार, कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों को खत दिए जाने के लिए सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल, चीफ मिनिस्टर की सोनिया गांधी से आज होगी मुलाकात। और अकबरुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले के मुल्जिमीन की जमानत पर नजरसानी करने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।